सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, डीएम बाराड़ स्कूल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो इस पाठ का अभ्यास करेंगे हम, जिनके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी और साहित्य प्रकार है उपन्यास अंश। हिंदी साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम एक आंचलिक साहित्यकार से के रूप में लिया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार। वो कहते हैं, जागो मन के सजग पथिको। रेणु जी कहते हैं, जागो मन के सजग पथिक ओ, अलस नलक अलस थकन के हारे मारे, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं गीत तुम्हारे इतने सारे। रेणु जी कहते हैं कि हमें निर्भय बनना है और जागना है। पथिक यानी कि मुसाफिर, हे मुसाफिर आप जागो। हारा थका हुआ ऐसा जो हमारा मन है ना, उस मन को तेजस्विता, अस्मिता, ओजस्विता के पैमाने पर तैयार करो। ये जो गीत हैं वो पुकार रहे हैं ऐसे गीत कि जो हमारे मन में जो डर होता है, जो भय होता है, उसको दूर करने का प्रयत्न कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आज समझाने का यत्न करते हैं। पहले हम रेणु जी के बारे में देख लेते हैं, जिनका जन्म 1921 में हुआ था और निधन सन 1977 में। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगे। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना के कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला अंचल, हिंदी साहित्य में रेणु जी ने जो अपना पहला उपन्यास मेला अंचल का प्रकाशन किया, साथ ही वे विख्यात हो गए और हिंदी साहित्य में भी आंचलिक साहित्य की रचना वहाँ से शुरू हुई, ऐसा अगर हम कहें तो वो भी उपयुक्त होगा। उसके पहले एक कहानीकार, रिपोर्टर, लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता, कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षण है। देखो, अंचल यांचल यानी कि एक धरती का कोई इलाका, कोई विस्तार, तो वहाँ की जो बोलियाँ होती है, वहाँ की वेशभूषा होती है, ये सब बताने का प्रयत्न यहाँ पर रेणु जी ने किया है। तो बोलियों का जो प्रभाव होता है, भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न बोलियाँ होती है, वहाँ की भाषा भी अलग हो जाती है, वहाँ के वेशभूषा, वेश परिवेश भी अलग हो जाता है। तो भाषा में ताजगी और नयापन वो रेणु जी की विशेषता है। मेलांचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि को, महक, ये सब जो है उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं।
भारत सरकार ने उनमें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किए थे। यह अंक उनके उपन्यास कितने चौरा है उसमें से 7वां जो प्रकरण है उसमें से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्ममता निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करते हैं। देखो, बच्चों के जीवन में विद्यार्थी काल अवस्था में भी निर्भयता का जो गुण है, उस निर्भयता का गुण का विकास होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसके भीतर से जो भय होता है, जो डर होता है, वो डर निकालकर व्यक्ति निर्भय बने, विद्यार्थी निर्भय बने, कुछ प्राप्त कर सके। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। यह भाव दर्शाने का प्रयत्न यहाँ पर रेणु जी करते हैं। अब हम ये जो पाठ है, ये लेसन जो है, उसमें आगे जाएंगे। प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। ये लीड रोल करता है यहाँ पर प्रियोदा यानी कि प्रियव्रत। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से छोटे जो कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में चोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने के लिए निकलते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता है। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। कहने का मतलब यह है कि प्रियोदा जो है, प्रियव्रत जो है, वो सभी बच्चों में, स्कूल परिवार में, इर्द गिर्द के इलाके में इतना लाडला, इतना प्यारा, इतना फेमस था कि कोई भी विद्यार्थी अगर बीमार पड़ता है, कोई शिक्षक परिवार में से कोई बीमार पड़ते हैं, तो उनके घर ये प्रियोदा और उनकी टोली जो है, उनका जो दल है, वो वहाँ पहुँच जाता है। और आदमी व्यक्ति जब तक भला चंगा यानी कि स्वस्थ न हो जाए, तब तक उसकी सेवा करता है। और ये जो मुठिया वसूलना, मतलब कि ये जो वहाँ सन्यासी आश्रम है, उस आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज गलियों में, चौराहे पर या कस्बे में हर एक के घर जाकर मुट्ठी भर अनाज मांगना एक सेवा का कार्य है। कभी अकेला जाता था तो कभी उनके साथियों के साथ जाता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। अब मनमोहन एक जो नया लड़का है। हर शनिवार को परमान के उस पार, परमान एक नदी का नाम है, बालूचर यानी कि नदी का जो रेतीला पट होता है, जहाँ रेती होती है, उसे बालूचर कहा जाता है। बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। हर शनिवार को छुट्टी मिलती है दोपहर। छुट्टी के बाद ये प्रियोदा का जो पूरा दल है वहाँ मिलते हैं। दल के हर एक सभ्य वहाँ क्या करते हैं? खेलकूद, गाने बजाने, उनके अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। देखो, ये शनिवार के दिन ये सब उसका आयोजन, उसका टाइम टेबल है। जी हाँ, रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि भाई कल छुट्टी है, रविवार का दिन है, तो क्या किया जाए, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के लिए, अनाज मांगने के लिए, किस बीमार को सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा। ये सब आयोजन जो है वो शनिवार के दिन किया जाता था। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा
प्रियोदा ये मोना यानी कि मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। देखो ये जो सन्यासी आश्रम ये आप दिखते हैं यहाँ पर, ये परमान जो नदी है, नदी में जो नाव तैरती है उसमें उनके जो साथी व्यक्ति जो लोग हैं वहाँ ये सब मिलते हैं और वहाँ सब तैयार करते हैं। क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, देखकर पूछा, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, पूरी तरह से। भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। किसने कहा? मनमोहन ने। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल मनमोहन से। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। क्या बनना चाहता था मनमोहन? वकील बनना चाहता था। सभी ठठाकर हंसे, ये तो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स। पहला आया वो मनमोहन, पहले दिन सब हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? किसने पूछा? प्रियोदा ने। किससे पूछा? मनमोहन से। जी हाँ, मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हिज्जा से पीड़ित हो तो? हिज्जा, हिज्जा माने कोलेरा। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हिज्जा के नाम से ही उसे डर लगने लगता था। गाना जानते हो? जी। तैरना? देखो गांधी जी की याद, देखो, और ये तैरना, वहाँ जो परमान नदी है उस नदी में सब तैरते थे। हैजे के बीमारी, उसके आधार पर ये समझाने का यत्न। जी नहीं, तैरना नहीं जानता। किसने जवाब दिया? मनमोहन ने। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। अब ये देखो ये जवाब, ये सूरज जवाब देता है, यानी कि सूर्य नारायण। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। किसने कहा? सूरज ने। हाँ, क्या कहा? सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। और क्या? सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। देखो, मल्ल है, मल्ल। जी हाँ, दिखते हैं ना आप? हाँ, यहाँ। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। दल के पूरे सदस्य को तैरना सिखलाना ये सूरज का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। क्या सुनने का? गीत सुनने। मनमोहन पहले लजाया यानी कि शर्माया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने गला खखार कर साफ किया। कैसे? ऐसे गला खखार कर साफ किया गला और गीत गाने लगा। देखो कैसे गीत गाता है। उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो बाय, दिल को सच्चा रखना जी। हाँ, ऐसा गीत शुरू किया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है। बहुत मीठा। भाव, भाववाचक संज्ञा। देखो, मीठा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। पहले के ज़माने में प्रभात फेरियाँ निकलती थी 4 बजे से 5-6 बजे तक के समय में। प्रभात का जो समय कहा जाता है ना, उसमें प्रभात फेरी गांव में निकलती थी। देखो ये प्रभात फेरी का दृश्य आप देखो, ये उसमें ये सब संगीत के उपकरण हैं।
और गीत गाते गाते, नारा लगाते लगाते जाते हैं। देखो इसी प्रकार राम और रहीम का जो पात्र यहाँ पर दिखाने का यत्न करते हैं। देखो, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। हमें दिल को, हृदय को सच्चा रखने का है। राम हो या रहीम, उसमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर एकमात्र ईश्वर है, ये समझाने का यत्न करते हैं यहाँ पर। तो प्रियोदा कहते हैं कि भाई मोना को ये दोनों जो गीत है वो सिखा देना। देखो आगे, सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, शाम का वक्त हो गया है। शाम का जब वक्त होता है तो सूर्य उषा, संध्या काल, देखो बालूचर पर लाली उतर आती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई देखती है। देखो अंतिम किरण, जो सूर्य अस्त होने जा रहा है उस समय का ये दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अंतिम किरण झिलमिलाए, पखेरु, पांखों वाला पक्षी जो होता है, पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे, अपने अपने घर लौटने लगते हैं पक्षी। देखो ये प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी कि लाइन, कतार, पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। तन्मय यानी कि तल्लीन, दिग्मूढ़, तल्लीन बनकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दिन पहिया हरब, भोला गरीब का दिन, इस प्रकार गीत ललकार रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक टाजे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पोवे काल लोटा ले छिन, इस प्रकार ये गीत सूरज ने भी गाया। कृत्यानंद झा ने कहा है कि विद्यापति की लाचारी है। देखो विद्यापति यानी कि मैथिली भाषा के कवि जो है, और उनका जो लोकगीत है वो उसका नाम है लाचारी। लाचारी ट्रंठाएं यानी कि बंदूक की, पिस्तौल की गोली छूटने की आवाज आई। देखो बालूचर के उस पार, बालूचर के उस पार में किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका झोड़ा विकल यानी कि व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। दो पक्षी का जो झोड़ा था उसमें से एक पक्षी को मारकर गिरा दिया। देखो गोली मार दी, गोली मार दी। व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मट मेले यानी कि थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाई देता है, थोड़ा अंधेरा होता है। मट मेले अंधकार में एक अर्धनुमीनी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़ कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। कौन आया? एक नौकर, एक आदमी। और देना यानी पंख, मरी हुई चिड़िया को देने को पकड़कर चिल्लाया, पंख को पकड़कर, देखो यहाँ ये पक्षी को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, सब डिप्टी साहब। इसका अर्दली यानी कि इसका नौकर जो है, व्यक्ति जो है, साला भारी खचड़ा है। देखो ये इब्राहिम ने बोला। इब्राहिम बातों बातों में गालियां देता था, तो ये साला मतलब के गाली है। भारी खचड़ा, खचड़ा यानी कि अतड़ा हुआ, मूर्ख है, ऐसा कहा। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हट, हाँ रुक जाओ, रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली गलौज मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा के सदस्य से माफी मांगी।
बात यह है कि साले ने हाँ, क्योंकि इब्राहिम बार बार गाली देता था, यानी कि ऐसे साले ने, साला मतलब गाली होता है। तो ये प्रियोदा का जो दल है, इनके दल में ये गाली गलौज ग्राह्य नहीं था। हाँ, बात यह है कि ये फिर शुरू करता है। सभी हंस पड़े सभी। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो ये प्रियोदा की महानता देखो, 10 गाली होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कहा कि हम तुम्हें निकाल देंगे, ऐसा नहीं कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या अर्ज है? अर्ज यानी कि नुकसान, क्या ऐतराज है? सरकारी अफसरों को गाली देना कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा इब्राहिम मानता है। लेकिन प्रियोदा ऐसा नहीं मानता है। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। देखो ये रास्ता है शुमशाम। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। अभी शाम का वक्त हो गया है, सभी को अपने अपने घर जाना है। तो मोना एक नया सदस्य है, तो अपने घर जाने के लिए वो डरता है, तो उसको छोड़ने के लिए प्रियोदा तैयार हो जाता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। एक सुनसान जगह देखो, सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पिप्पल के पेड़ देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। हाँ, चीर फाड़, वो जो डरावनी पिक्चर, कोई धारावाहिक, भूतनी या भूतों की धारावाहिक आप देखते हैं तो कैसी कर्कश और बिहामणी ऐसी आवाज आती है। तो उसी प्रकार पोस्टमार्टम हाउस था यहाँ पर। क्या था? पोस्टमार्टम हाउस। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल 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 करते रहते हैं। मैदान में प्रेतिनियां नाचती है संतालियों की तरह झुंड बांधकर। हाँ, ऐसा एक डरावना वातावरण खड़ा कर दिया है प्रियोदा ने मोना के सामने। फिर मोना से पूछता है प्रियोदा, क्यों डरने लगा? अकेले यहां आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो, यानी कि सेवा करता हो, ऐसा निस्वार्थ कार्य करता हो, तो उन व्यक्तियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारी उम्र में मैं था तब डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, वो भूत से क्या डरेगा? हाँ, वो तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? चलो शुरू करो वो गाना, राम रहीम का जो गाना था ना, वो शुरू करो। कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। मौन मन गाने लगता है, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। कहने का मतलब यह है कि ये प्रियोदा जो है लीड रोल में यहाँ पर पात्र है, प्रियोदा प्रियव्रत राव। देखो ये उसके जरिए फणीश्वरनाथ रेणु जी ने विद्यार्थियों को, छात्रों को समझाने का यत्न किया है कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ये भूत पिचास ये सब जो लोग होते हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए। कोई ऐसी जगह होती है वहाँ हम कहते हैं कि अकेले हम नहीं जा सकते। क्यों भी अकेले नहीं जा सकते हैं? हम जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, बदला सकते हैं। ये बात
हमारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। तो ऐसा बिना डरे निर्भय बनने का ये बात समझाने का यत्न यहाँ पर रेणु जी ने प्रयत्न किया है इस पाठ के वास्ते, कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत होती है, निर्भय बनना पड़ता है। हम निर्भय बनेंगे। बच्चे होते हैं तो रात का थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो बाहर नहीं निकलते हैं, घर के दूसरे रूम में भी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं है, मैं हूँ ना, हाँ, डर के आगे जीत है, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे निर्भय बनना चाहिए, ये समझाने का यत्न करते हैं। देखते हैं हम शब्दार्थ और टिप्पणी। परमान यानी कि एक नदी का नाम जो है, बालूचर यानी कि रेतीला नदी तट, जुदा यानी अलग, आग्रह यानी अनुरोध, फरमाइश, हट, पोखेरु यानी पंख वाले पक्षी, दल यानी झुंड, टीली, पंक्ति यानी कतार, तन्मय यानी तल्लीन, समाधिस्थ, नाचार यानी कि एक लोकगीत जो होते हैं, विकल, व्याकुल, हल्ट, रुको, हर्ष यानी नुकसान, रूल्स यानी कि नियम जो होते हैं, रस्म जो होती है नियम, अपशब्द यानी कि गाली, बुरा शब्द, संताल एक आदिवासी जाति जो होती है, खचड़ा यानी कि अड़गेबाज, मूर्ख। देखो ये मुहावरा भी हम यहाँ देख लेते हैं। मुठिया वसूलना यानी कि किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज भीख मांगना। भला चंगा यानी कि स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात। आगे भी हम व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें भी हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सुबह, सुबह यानी कि पर्यायवाची यानी कि जो शब्द है उसके जैसा शब्द को इसमें से चयन करने का है। तो सुबह यानी कि प्रभात, शाम यानी कि सांझ, दल यानी कि जंड, कमजोर यानी कि दुर्बल, मकान का होता है घर, आग्रह का होता है अनुरोध, तन्मय का होता है तल्लीन, विकल का होता है व्याकुल और हर्ष का होता है नुकसान। आगे देखते हैं हम भाववाचक शब्द जो है भाव। ये जो वाक्य है उस वाक्य में से भाव क्या प्रदर्शित होता है। मूलतः स्कूल के सभी लड़के और मास्टर जी प्रियवत से क्या करते थे, प्यार करते थे। तो ये जो प्यार शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। प्रियदास सबको दुनिया भर की खबर सुनाते थे। क्या सुनाते थे? खबर सुनाते थे। वाह, बहुत मिठास है आपके गले में, अभी तो आपको आना चाहिए। क्या आएगा? मिठास। देखो आप धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कौन सा भाव है इस वाक्य में? क्या लिया? विदाई। अलग होना था तो विदाई ली। तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था। क्या आएगा? क्या लगता था? डर लगता था। हाँ, तो उसी प्रकार ये भाववाचक है। उसके आगे हम शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, जो एक वाक्य होता है उसमें से एक शब्द उसके बराबर दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। कोई अगर हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम उसे भूलते नहीं हैं, तो कृतज्ञ कहते हैं। दूसरों के लिए गए उपकार को न मानने वाला, उपकार किया है लेकिन मानते नहीं है, कृतज्ञ आता है। मुर्दों के चीर फाड़ की जगह, कौन सी जगह थी? पोस्टमार्टम हाउस, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है। कहाँ होता है? अस्पताल में। अब तो आपको आना चाहिए। पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, क्या आएगा? खंडहर, रेतीला तट, नदी पट,
क्या आएगा? बालूचर। और खराब या असभ्य शब्द यानी कि अपशब्द। तो उसी प्रकार निर्भय बनो, फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये जो बहुत ही अच्छा एक लेसन हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, सभी के लिए, देखो हमें निर्भय बनना है। तो ये शब्द हम याद रखेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं, सही पैमाने पर, सही बातों में हम डरने वाले नहीं हैं, हम निर्भय बनेंगे और ये गुण हमारे जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो आज हम यहाँ निर्भय बनो, इस पाठ से हम जो कुछ हम सीखे हैं वो याद करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और नए पाठ के साथ हम वापस मिलेंगे। आभार। बाय।